आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच राजकुमार चाहर जी जो सांसद है फतेहपुर सीकरी से, वह राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ हमारे मंत्री जी रणवीर गंगा जी, जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष रणधीर सिंह हीरू जी, रवि सैनी जी, हमारे प्रदेश के सचिव सुरेंद्र आर्य जी और हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे साथ में। तो मैं राजकुमार जी से आग्रह करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता को शुभारंभ करें। सभी को नमस्कार। संविधान गौरव अभियान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने संगठन के द्वारा पूरे देश भर में संविधान गौरव अभियान, विशेषकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे आगे चलने का संकल्प लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हिसार में मुझे आने का मौका मिला है। साथ में हमारे मंत्री जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, गंगवा जी, जिलाध्यक्ष हमारे सैनी साहब, सुरेंद्र जी सहित हमारे धानक साहब और सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ हैं। अभी बातचीत हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे पहले विधि और न्याय मंत्री देश के बने, कांग्रेस के शासनकाल में कभी कांग्रेस ने उनको न्याय देने का काम नहीं किया, उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। हमेशा कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करती रही। यही नहीं, 1952 और 1954 में उनको हराने के लिए बहुत सक्रियता के साथ उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनको हराने के लिए काम किया। जब बाबा साहब का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण दिवस जब आया, तो बाबा साहब के लिए दिल्ली में कोई भी स्थान उनके अंतिम संस्कार के लिए, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, एक स्मारक बन जाए, यह कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। इससे बड़ा अपमान मैं समझता हूं कि कोई नहीं हो सकता। आज उन परिस्थितियों में बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई भेजा गया और मुंबई में जब सरकारी जहाज से नहीं भेजा गया और बाद में जब जहाज का किराया आया तो उनकी धर्म पत्नी को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वो किराया देने के लिए थमा दिया। 1947 के बाद और जब इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी, कोर्ट ने निर्णय किया, मतगणना में फर्जीपना किया गया था, न्यायालय ने निर्णय किया उस समय, तो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ, न्यायालय का निर्णय का अर्थ होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान के खिलाफ जाकर इंदिरा जी ने हाईकोर्ट के निर्णय को मानने की बजाय, न मानने की बजाय, और आपातकाल 1975 में लगाया, केवल अपनी सरकार बनाए रखने के लिए। तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया। बाबा साहब जहां पढ़े, बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली, बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण की, बाबा साहब का जहां जन्म हुआ, कभी बाबा साहब के लिए कोई स्मारक नहीं बनाया। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाकर आज पूरे देश में और दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला। आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो निरंतर अपमान करते चले आ रहे हैं बाबा साहब का, चुनाव से पहले, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी, 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी पूरे देश में भ्रम फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, भाजपा का प्रचंड बहुमत आया तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और वहीं राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की चर्चा करते हैं। यह चरित्र कांग्रेस का हमेशा रहा है। उन्होंने केवल नारे लगाए हैं,
गरीबी हटाने के नारे लगाए, लेकिन गरीबी हटाने के बारे में कभी प्रयास नहीं किया। और पार्लियामेंट के अंदर मैं तो कहता हूं कि यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उनके साथ में जो दल खड़े हुए हैं उनके द्वारा भी पराकाष्ठा है बेशर्मी की, कि देश की आजादी के बाद जो भी चुनाव हुए उन चुनाव में, मैं पत्रकार मित्र आप सब यहां बैठे हैं, एक किसी चुनाव में कोई चित्र बता दें जब बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की प्रति लेकर कभी पार्लियामेंट में शपथ ली हो। 2024 में ही आपको याद आई कि संविधान की रक्षा करनी है, और 2024 में हाथ में किताब लेकर बाबा साहब, जो हमारा संविधान है, जो हमारा एक तरह से गीता, पवित्र गीता और रामायण जैसा ग्रंथ है जो देश को चलाने का काम करता है संविधान, उसको ऐसे लेके खड़े हैं। उससे पहले कभी आपको नजर नहीं आए होंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उनके एलाइज जो आपातकाल के समय जब देश के सब नेता जेल में थे, तो जो कांग्रेस पार्टी के आज एलाइज है, उनके सहयोगी दल है, उनके भी नेता सब जेल में थे, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आज मैं इसी संबंध में, आज हिसार मेरा आना हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री, और मैं तो उनको नए भारत का लौह पुरुष भी कहता हूं, कि धारा 370 हटाकर आज कश्मीर के लोगों को भी न्याय देने का काम किया है। आज कश्मीर के लोगों को आरक्षण भी मिल रहा है, आज वहां पर हमारी महिलाओं का भी आरक्षण मिल रहा है, आज एससी ओबीसी को भी आरक्षण मिल रहा है। तो इस प्रकार मंडल आयोग भी, आपको याद होगा, मंडल आयोग की भी सिफारिशें इन्होंने कभी नहीं मानी थी। तो कश्मीर में आज, कश्मीर आज दिखता है भारत का अभिन्न अंग है। नारी सशक्तिकरण के लिए 33% का आरक्षण माननीय मोदी जी ने देने का काम किया है। यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है कि देश के लोगों को, देश के वंचित, शोषित, पीड़ित, जो पिछड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का हम काम करें। आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि देश के सबसे बड़े दायित्व पर महामहिम राष्ट्रपति के रूप में आज आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति के पद पर बैठी हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है। इससे पहले भी कोविंद साहब हमारे जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे वो बैठे, और डॉक्टर अब्दुल कलाम भी बैठे, तो वो भी बैठे। तो जो संविधान में जो बाबा साहब ने कहा, लिखा, उसको आगे बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश में हमारी सरकारें कर रही हैं। और आज हरियाणा में भी जो डीएससी समाज की मांग थी, उनकी भी मांग को पूरा करने के बाद हरियाणा के चुनाव में भी सबसे पहला काम नौजवानों को नौकरी और डीएससी को जो उनका अधिकार था वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो संविधान गौरव अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। गांव-गांव हमारे सभी कार्यकर्ता जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प, और 2047 में भारत विकसित बन सके, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए सब हम लोग मिलकर संकल्पित हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। साहब, जो पीछे का वाक्य आया था गृह मंत्री का, जो बयान आया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, उस पर क्या था? देखिए, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। संसद का लाइव प्रसारण था, थोड़ा मरोड़ नहीं जा सकता, लाइव प्रसारण था, सबने देखा है। अब देखिए, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। अब मैं उस चर्चा को बहुत, आज भी चर्चा हो रही है संविधान के बारे में, तो जी, साहब के बारे में, तो ये सवाल उठता है इसके बारे में। हाँ, सवाल देखिए, आप लोग सवाल उठाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया। पहले 3 कृषि कानून के बारे में भ्रम फैलाया, अभी कभी कोई तोड़ मरोड़ के शुरू कर दिया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है, जब भी उनको मौका लगता है वो भ्रम फैलाते हैं। 3 कृषि, तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहा तो यही था ना कि ये आज कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाया उसकी धज्जियां उड़ाई उन्होंने, वही तो उन्होंने कहा था। तीसरी बार सरकार बनी है, अभी भाजपा को याद जो संविधान की और बाबा साहब की क्यों आई? क्योंकि तीसरी बार योजना में सरकार है। सरकार पीछे इस तरह की कोई कार्यक्रम मैंने आपसे अभी स्मरण कराया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाने का काम किया। लंदन में भी वो मकान खरीदा गया, वहां भी हमने स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। लंबे समय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर और संविधान की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और जहां भी भाजपा शासित हमारी सरकारें हैं प्रदेशों में भी, वहां भी संविधान और बाबा साहब ने जो बताया है, जो मार्ग दिखाया है, उस पर चलने का काम भाजपा सरकारें कर रही है। दो सवाल है। आपने कहा कांग्रेस ने कभी
अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। जब अंतरिम सरकार बनी 1951 में, तो उनको विधि मंत्री कांग्रेस ने बनाया। दूसरा, आपने कहा कि वो कांग्रेस ने उनको हराने के लिए बहुत प्रयास किया। वो विपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने विपक्ष को जिताने के लिए? देखिए, ऐसा है, आप अभी तक के पूरे उदाहरण लेके देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, अच्छा ये बताइए, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जब आया, कांग्रेस ने पार्थिव मंत्री बनाया ना, उस समय नहीं, मंत्री बनाया, मजबूरी में बनाया। वो किस पार्टी से चुनाव नहीं, लड़े थे? देखिए 1952 का। देखिए, ये एक बहस का और डिबेट का मुद्दा होगा। मैं डिबेट में नहीं बैठा, मैं आपके साथ नहीं आपस में लड़ रहे हैं। आलोचना कर रहे थे। नहीं, आलोचना मैं करूंगा, कांग्रेस की जीवन भर आलोचना करूंगा। कांग्रेस के पाप, जितने कांग्रेस ने पाप किए हैं इस देश के अंदर, उनकी आलोचना जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे, उनके पापों को भी गिनाएंगे। ऐसा नहीं है जी। नहीं आते ना, आप ये बताइए, देखिए, कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको क्यों जिताएगी भाई कांग्रेस? नहीं, क्यों नहीं बाबा साहब का अपमान? अरे उनको निर्विरोध भेजते ना। कांग्रेस का अरे कोई सुनिए लड़ रहा है, साहब, तो उसको जिताने के लिए- उनको निर्विरोध भेजते ना, जिन्होंने संविधान बनाया, जो देश के संविधान को बनाकर चलने वाले व्यक्ति, सबसे बड़े महापुरुष हुए, गरीब घर में जन्म लिया, कैसे कैसे कठिनाइयां करके शिक्षा प्राप्त की, कानून मंत्री बनाए, लेकिन उनको लगातार अपमानित करने का काम किया। उनको निर्विरोध भेजते पार्लियामेंट के अंदर। चुनाव में हराने का षड्यंत्र करने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने उसी टाइम धारा 370 का विरोध किया था। उन्होंने पेश भी नहीं की पार्लियामेंट के अंदर। अभी आपने एक बात कही कि उनको अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी गई, और थोड़ा दिन पहले ये वाकया अभी भी सामने आ चुका है। आप मनमोहन सिंह जी की तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कभी जीवन में नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहा हूं। मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में सरकार निर्णय लेगी, अच्छा निर्णय लेगी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनको स्थान नहीं दिया गया। दिल्ली के अंदर उनको स्थान नहीं दिया गया। उनको हवाई जहाज से मुंबई भेजा गया, उसका भी किराया मांग लिया गया। इससे ज्यादा अपमान बाबा साहब का क्या हो सकता है? सर, मोहन बड़ौनी जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, हिमाचल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए मोहन बड़ौनी जी। नहीं तो उनके खिलाफ तो एक जो किसान आंदोलन पे है, उन्होंने कहा कि इससे हम पूछ करेंगे, तो किसानों का एमएसपी की जो मांग को लेकर क्या? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। दीपेंद्र हुड्डा जी, मुझे लगता है अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आए हैं। उनको रात भर सपने आते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बापू बेटे दोनों को सपने आते थे। अब वो सपने उनके धराशायी हो गए, क्योंकि हरियाणा की जनता ने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। दूसरा, वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं कूच करने की। कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि वो ये बताएं कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय तक रही, उन्होंने कौन से 3 ऐसे काम किए किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी ने, वो गिना दें। और इसके लिए मैं उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी, किसानों के मुद्दे पर, मैं किसान मोर्चे का, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक सांसद होने के नाते भी मैं उनको चुनौती देता हूं, एक खुली डिबेट करें। कांग्रेस पार्टी के सब नेता बैठें और हम जो लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हम बैठेंगे, एक खुली डिबेट पूरे देश की जनता आप लोगों के माध्यम से देखे। दीपेंद्र जी, आपने और आपकी सरकार ने केवल पर्ची और खर्ची, भ्रष्टाचार, गुंडई यही किया है, और उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बने हैं। जहां तक बड़ौली जी का विषय है, उनके ऊपर आरोप, किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करना, वो एक अलग विषय है। उसकी जांच हो, जांच में जो सच्चाई होगी सामने आती है। राजकुमार जी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसान, आप राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सरकार आपकी है केंद्र में, किसान बैठे हैं, बातचीत खुद करना चाहते हैं किसान, लेकिन सरकार कदम नहीं बढ़ा रही। इस पर आप क्या? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई थी और उसमें किसानों को भी जोड़ा था, किसान के प्रतिनिधि भी उसमें जोड़े गए, सुझाव भी मांगे गए, लेकिन आज तक किसान नेताओं ने आज तक कोई भी सुझाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं दिया है। और मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैं अपने साथियों के साथ भी चर्चा कर रहा था, एमएसपी लगातार आप देख रहे होंगे बढ़ रही है, निरंतर एमएसपी बढ़ रही है, हर फसल की एमएसपी बढ़ रही है, जितनी भी फसलें हैं। अभी हमारी हरियाणा की सरकार ने तो सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात की है। देश का पहला प्रदेश है जो किसानों के लिए सबसे पहले आगे आया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नायब सिंह सैनी जी को। और वहीं मैं ये भी कहना चाहता हूं साहब, ये जो कानून की बात करती है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं किसान परिवार से भी आता हूं, किसान का बेटा भी हूं और अपनी पार्टी के मोर्चे का अध्यक्ष भी हूं।
कांग्रेस पार्टी का 60 वर्ष से अधिक तक शासन रहा। कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं पटल पे लाए? इतनी बार आपको मौका मिला। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां होंगी कि कानून का दर्जा देने पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। उसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं साहब आपको। उदाहरण मैं यह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी एक समय पर, केंद्र में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और गेहूं जो था वो लेवी, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, मंडी में जो जाता है, जो खरीद क्रय केंद्र होते हैं उनको हमारे यहां लेवी बोलते हैं। तो लेवी पर किसान अपना गेहूं नहीं ले जा रहा था, वो बाजार में बेच रहा था। और वो इसलिए बेच रहा था कि उदाहरण के लिए कि गेहूं का मूल्य सरकार ने तय किया 600 और बाजार में मिल रहा था 800। तो किसान गेहूं को कहां ले जाए? तो किसान ने कहा भाई हम सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं ले जाएंगे, हम तो मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट में हमको 600 की जगह 800 मिल रहे हैं, 200 रुपए कुंटल हमको ज्यादा मिल रहा है। तो किसान लेवी पर गया नहीं, मार्केट में ले गया, और जैसे ही मार्केट में ले गया कांग्रेस की सरकार ने जबरदस्ती किसानों के खिलाफ एफआईआर कराई। किसानों के जबरदस्ती गेहूं लाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी, उस पर आंदोलन हुआ, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पर आंदोलन किया, और उस समय वो लेवी आंदोलन कहलाया और माननीय अटल जी जेल गए। तो ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा है। मैं तो चाहूंगा इस पर कानून बने न बने क्या हो, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात किसान होने के नाते भी रखना चाहता हूं। किसान के हित के लिए जो मोदी जी की सरकार ने और उससे पहले माननीय अटल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, केसीसी कार्ड माननीय अटल जी ने दिया, फसल बीमा माननीय अटल जी ने दी, किसानों को साहूकारों से मुक्त कराने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नहीं तो साहूकार के चंगुल में किसान रहता था। पहली बार बैंक से कम पैसे पे, कम ब्याज पे लोन मिलना शुरू हुआ। आज फसल बीमा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पशुपालन भी जोड़ा है और आपके मछली पालन भी जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि भी माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। किसान अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इसके लिए भी सरकार योजना चला रही है। ड्रिप इरिगेशन भी देने का काम कर रही है। जो डीएपी यूरिया दिया जाता है उस पर आज भी 50% सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ तक और सारी जो भी सुझाव जा रहे हैं उन पर काम करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी सुझाव देते हैं, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से लेते हैं। किसानों के हित के लिए मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में जो काम भाजपा की सरकार में माननीय अटल जी ने किया और जो काम अभी मोदी जी कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को। 3 काम गिना दें, हम 30 काम गिनाते हैं, वो 3 काम गिना दें, मैं चुनौती देता हूं बार बार। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी पिछले बजट के भाषण में चुनौती दी थी। एक कांग्रेस का नेता पार्लियामेंट में मेंबर खड़ा होकर नहीं कहा था हाँ जी कांग्रेस ने नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह जी तक और उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, ये किसानों के लिए काम किया है। आपका देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा किसानों की मांगे गलत है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना गलत है। किसानों के कंधे पर रख के राजनीति करना गलत है। किसान, हाँ कांग्रेस कर रही है, खुलेआम कर रही है। कांग्रेस से जुड़े हुए जो उनके सहयोगी दल हैं वो कर रहे हैं। एक ही एरिया से आप ये देखिए, पूरा देश है, 140 करोड़ देशवासी हैं। पंजाब के एक पर्टिकुलर एरिया से ही किसान आंदोलन प्रारंभ क्यों होता है, ये भी चर्चा की बात है, ये भी, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं पंजाब के किसान हो चाहे देश के किसान हो, उनकी जायज मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किए हैं उसमें सरकार बात भी करना चाहती है, उनके लिए दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। लेकिन जिसे राजनीति ही करनी है उसके लिए क्या कर सकते हैं? दिक्कत कहाँ है एमएसपी लागू करने में? कहाँ? मैंने आपसे कहा ये एक डिबेट का विषय है। एमएसपी लागू, एमएसपी है साहब, ये भ्रम कांग्रेस पार्टी ने नहीं। अभी हमारे देखिए, हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया में कहा, प्रेस में कहा, किसानों का स्वागत है, वो आए, बातचीत करें, अपने सुझाव दें, उन सुझावों पर चर्चा करेंगे, किसान के हित में जो होगा करेंगे। एमएसपी पर भ्रम फैला रहे हैं। एमएसपी दे रहे हैं जी, 1.5 गुनी दे रहे हैं, 2 गुनी दे रहे हैं। आप पर्टिकुलर 2014 से लेके 2024-25 चल रही है, ये आप देख लीजिए एवरेज एमएसपी के बढ़ाने का, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार को एवरेज निकाल लीजिए कि एमएसपी सबसे ज्यादा देने का काम किसने किया है।
माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। क्या सर बीजेपी बड़ा डील करके क्या किसानों से बातचीत करेगी, क्या उनको टेबल पर बुलाएगी जिस तरीके से पहले बातचीत हुई, और क्या एमएसपी को लेकर के कोई निर्णय लेगी, या सिर्फ बातें ही चलेंगी? भाजपा कभी बातें नहीं करती, काम करती है। भाजपा की सरकार हमेशा काम करती है, निर्णायक काम करती है। किसानों का स्वागत हमेशा हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। उनके लिए पलक और पावड़े बिछाकर हमारी सरकार हमेशा तत्पर रही है। किसान जब भी बात करना चाहें उनके लिए खुली वो है, वो आए, बातचीत करें, अपने विषय रखें, अपने जो सुझाव है वो भी दें। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए, अन्नदाता के लिए, उनसे बड़ा शुभचिंतक, उनसे बड़ा हितचिंतक आज तक भारत की राजनीति में कोई नहीं हुआ। सर, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि जब बंसीलाल की सरकार थी तो बनस्पति चावल 6100 रुपए के दर से खरीदा जाता था, लेकिन जब बीजेपी आई तो उसको 4200 रुपए के हिसाब से खरीदा जाता है स्टेट में। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ा है, और यही चावल बाहर इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसको लेकर आप क्या? देखिए, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अपनी अलग नीतियां हैं, अलग स्टेप्स हैं। जो सरकार समय समय पे इंपोर्ट भी ज्यादा करती है, कभी इंपोर्ट पर रोक भी लगाती है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, किसानों के हित में ही निर्णय लेती है। जो आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं व्यक्तिगत जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, मैंने कहीं ना कहीं विपक्ष की एक हताशा भी हो सकती है। अब आरोप लगाए हैं, उस पर FIR शायद हुई है, तो उसमें अब जांच का विषय है। अब उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि कई लाख करोड़ का कर्ज जो है भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी देश पर करवा चुकी है, और ऐसे हालात दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसे हालात भारत देश के अंदर देखने को मिले। एक्चुअली में कांग्रेस के जो हालात हैं अंदर के, वो बांग्लादेश जैसे हो गए हैं। उनको सूझता नहीं है, क्या हम कहें, हताशा निराशा में इतने डूब गए हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम नहीं बोल रहे हैं। उनका नेता रोज बयान बदलता है, राहुल गांधी, शहजादा कांग्रेस पार्टी का, उसको सूझते नहीं है मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ। बोलते बोलते गुड़ का गोबर कर देता है, कभी कभी अच्छा बोल देता है, कभी क्या बोलेगा भगवान ही मालिक। कांग्रेस पे लगते रहे कि भ्रष्टाचार सरकार थी, तो अब जो है रोड जो बन रहे हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल गलत बन रही है। देखिए, देश में आज देश में पूछ लिया आज